हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इंट्रो। स्टॉक मार्केट बेसिक्स की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं वो हमने सीखा। अभी ये वीडियो उन लोगों की मदद करेगा जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं लेकिन उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी है वो समझ में नहीं आ रहा। इस वीडियो में डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट हमें क्यों लगता है, डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन करना है, ब्रोकर्स क्या टाइप के होते हैं, शेयर में ट्रेडिंग कैसे होती है और स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अच्छे रिटर्न पाने के लिए क्या होनी चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट यानी कि डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करता है। तो इसका फ़ायदा यह है, कुछ साल पहले शेयर्स पेपर फॉर्मेट में जब आते थे तब उन्हें खोने का, खराब होने का, चोरी होने का खतरा काफ़ी रहता था। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आने की वजह से वो सारा एलिमिनेट हो गया और अभी उसका ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग भी इजी हो गया है। सो हम जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी खोला जाता है। तो डीमैट अकाउंट का काम है कि शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रखना और ट्रेडिंग अकाउंट का काम है ट्रेडिंग करना, उसका मतलब शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करना। तो अब हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट क्यों लगता है। जैसे कि मैंने कहा, डीमैट अकाउंट शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करने के लिए लगता है और डीमैट अकाउंट अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करता है। डीमैट अकाउंट अपने बैंक अकाउंट जैसा काम करता है। जैसे कि आप बैंक से पैसा निकालते हो या डिपॉजिट करते हो और आपका पैसा अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट हो जाता है, वैसे ही शेयर परचेस और सेल करने के बाद अपने अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट हो जाते हैं। तो जब भी आप शेयर परचेस करते हो तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ऑर्डर देते हो, तो ब्रोकर वो ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड करता है। तो एक्सचेंज में सेटलमेंट होने के बाद वो शेयर्स आपके अकाउंट में 2 दिन में आ जाते हैं। तो वो करने के लिए जो भी चार्जेस लगते हैं या कॉस्ट आती है वो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाती है। भारत में डीमैट अकाउंट मेंटेन करने वाले 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, CDSL और NSDL। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अभी हम बात करते हैं कि हमें अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो कहाँ करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें ब्रोकर की ज़रूरत होती है। जब हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक, फ़ोटो वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप घर बैठे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि आप जो ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल रहे हो वो सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी में मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हम एक ही ब्रोकर के साथ 2 डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। आप अगर दूसरा डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो आपको दूसरे ब्रोकर के साथ खोलना चाहिए। आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपको पावर ऑफ अटर्नी देनी होती है। जब भी आप शेयर बेचते हो तो शेयर आपके अकाउंट में डेबिट होते हैं बायर को डिलीवर करने के लिए। तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रोकर को पावर ऑफ अटर्नी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ब्रोकर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन मेन 2 टाइप है, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करते हैं। तो वो फुल सर्विस ब्रोकर हमें एडवाइस देता है, सपोर्ट देता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज देता है और वो वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज भी देता है। तो फुल सर्विस ब्रोकर्स की जो फीस या ब्रोकरेज होता है वो डिस्काउंट ब्रोकर से काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको फुल सर्विस ब्रोकर प्रीफर करना चाहिए। वो आपको ट्रेड करने में आपकी मदद करता है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको फुल सर्विस ब्रोकर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करता है वो आपकी ट्रेड करने में मदद करता है।
डिस्काउंट ब्रोकर्स टेक्नोलॉजी की मदद लेके आपको ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी कम ब्रोकरेज रेट में आपको बाइंग और सेलिंग की सुविधा देते हैं, लेकिन उसमें एडिशनल सर्विसेज जैसे कि मार्केट एडवाइस, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग इंक्लूड नहीं होता है। जिन्हें स्टॉक मार्केट पता है, जिन्होंने काफ़ी बार ट्रेडिंग की है, वो लोग इस टाइप का अकाउंट प्रेफर करते हैं। अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ छोटी अमाउंट का ट्रेड करते हो, तो उस केस में अमाउंट के हिसाब से ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर आप छोटे अमाउंट का ट्रेड करते हो, तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर प्रीफर करना चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो उसके साथ आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देनी पड़ती है। जब आप कोई ट्रेड करते हो, उसका मतलब अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, तो आपको पहले आपके बैंक से फंड्स ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। उसके लिए आप यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग की मदद ले सकते हो। जब आप स्टॉक सेल करते हो, तो उसका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। उसके बाद अगर आपको वो पैसा किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो पैसा आपको आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास 3-in-1 अकाउंट हो, तो आपको पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3-in-1 अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक साथ लिंक होते हैं। तो जब भी आप ट्रेड करते हो, जब भी कोई परचेस करते हो, तो पैसा डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, जो आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। और जब भी आप कोई सेल करते हो, तो पैसा ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। वहाँ पे भी कोई मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 3-in-1 अकाउंट का ये फ़ायदा है कि आपको आपका कितना फंड बैलेंस है, वो ट्रैक नहीं करना पड़ता। तो अभी हम देखते हैं, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और सेविंग अकाउंट लिंक होने के बाद शेयर में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या लैपटॉप और आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडेंशियल्स। डीमैट अकाउंट में आपके इन्वेस्टमेंट का ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बहुत आसान होता है, क्योंकि वो सारा एक सिंगल लॉगिन पे, एक सिंगल जगह पे एक्सेसिबल होता है। डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग करना काफ़ी सिंपल होता है। आपको जिस शेयर का ट्रेड करना है या जिस स्टॉक का ट्रेड करना है, उसका कोड देना है। उसकी जितनी क्वांटिटी आपको परचेस या सेल करनी है, वो क्वांटिटी देना है। और उसके बाद आपको जिस प्राइस में उसको ट्रेड करना है, वो प्राइस देना है। जब भी स्टॉक्स प्राइस आपने दिया हुआ प्राइस से मैच करेगा, तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। डीमैट अकाउंट में सारी जानकारी इजीली अवेलेबल होने की वजह से आप आपके स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो आराम से देख सकते हो और उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए राइट डिसीजन ले सकते हो। आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। आपको पीरियोडिक स्टेटमेंट्स ईमेल से या एसएमएस से आपके ब्रोकर भेजते रहते हैं, तो उसकी मदद से आपको आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट की या आपके डीमैट अकाउंट की सारी जानकारी मिलती रहती है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो या उसके साथ फैमिलियर हो, तो आपको स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने मेरे खुद के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला रूल है, नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट बाय टेकिंग लोन्स और बोरोइंग्स। उसका मतलब ये है कि अगर आप लोन लेके या बोरोइंग लेके स्टॉक मार्केट में आते हो और अगर आपका नुकसान होता है, तो आप आपका लोन और बोरोइंग्स रिटर्न नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप लोन लेके और बोरोइंग्स लेके स्टॉक मार्केट में ना आए। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है या कम पैसा है, तो उतने पैसे में भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो या उसकी शुरुआत कर सकते हो। मेरा दूसरा रूल है, नेवर इन्वेस्ट अ बिग चंक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल सेक्टर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर। तो हमेशा सारे सेक्टर या हमेशा एक सेक्टर हमेशा कभी ऊपर नहीं जाता है। हर सेक्टर के अपने दिन होते हैं। अभी जैसे हाल ही में इथेनॉल पेट्रोल में डालने की जब बात हुई,
तब सारे शुगर सेक्टर ऊपर जाने लगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा इन्वेस्टमेंट निकाल के शुगर सेक्टर में डाल दो। तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जैसे कि ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमजीसी, सारा सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अ, तीसरा मेरा रूल है कि अवॉइड इन्वेस्टिंग अ बिग चंक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल ग्रुप ऑफ कंपनीज। अभी यहाँ पे कुछ कंपनियाँ ऐसी है जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है, जैसे कि अदानी, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, बजाज, ये सारे अलग अलग सेक्टर्स में उनकी कंपनियां काम करती है। तो आप आपका सारा पैसा एक ही ग्रुप में ना लगाए। जैसे कि अदानी ग्रुप ने लास्ट 2 साल में भर भर के रिटर्न दिया, तो लोगों ने अदानी ग्रुप में काफ़ी सारा पैसा लगाया। अभी हाल ही में 2 वीक पहले ऐसी एक न्यूज़ आई कि जिसकी वजह से अदानी के शेयर्स नीचे फिसलना शुरू हो गए। तो ऐसे चीज़ों में ना फंसे, एक ही ग्रुप में सारा पैसा ना लगाए। मेरा चौथा रूल है स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स। दोस्तों, पेनी स्टॉक बहुत कम पैसे में आते हैं और हमेशा अपर सर्किट और लोअर सर्किट उनका चालू रहता है। तो लोगों को ऐसा लगता है या टेम्पटेशन होता है कि उसमें पैसे लगाए तो एक महीने में, एक हफ्ते में डबल हो जाएगा। दोस्तों, पेनी स्टॉक में जब भी अपर सर्किट लगता है तो आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि उसमें सेलर्स नहीं होती है। और जब पेनी स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है तो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि उसमें खरीदने वाले लोग नहीं होते हैं। तो पेनी स्टॉक स्टार्ट में हम लोगों को लग चलते हैं, ऐसा लगता है कि चलो पैसा लगाते हैं, एक हफ्ते में डबल हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जब लोअर सर्किट लगता है, आप बेच नहीं सकते हो, और उसके बाद में आपने जिस प्राइस में उसको खरीदा है उसके भी नीचे चला जाता है, फिर भी आप बेच नहीं सकते हो उसको। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ स्टॉप लेके बैठना पड़ता है और वो फिगर नेगेटिव में चली जाती है, आपका इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक का नेगेटिव में जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पेनी स्टॉक से दूर ही रहे। कीप योर सेल्फ कूल, नेवर पैनिक एंड हैव पेशेंस। तो उसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि आपने इन्वेस्ट करने के बाद वो शेयर नीचे जाना शुरू होता है। तो तब आपको पैनिक नहीं होना है, आपको ठंडा रखना है, आप और पेशेंस रखना है। क्योंकि अगर आपने अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो वो ऊपर जाने वाला है। नीचे गया तो भी आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसका बैलेंस शीट, उसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, तो वो ज़रूर पिकअप करेगा और आपने जो खरीदा हुआ प्राइस है उसके भी ऊपर डेफिनेटली चला जाएगा, और वो लंबे अवधि में अच्छा रिटर्न आपको देने वाला है। उसके बाद का मेरा रूल है कि फॉलो सिप मेथड इन बाइंग स्टॉक्स और बाइंग ऑन डिप। उसका मतलब ये है कि आपको एक ही साथ बड़ा पैसा नहीं लगाना है शेयर्स में। जैसे आप सिप करते हो उस तरह से आपको हर महीने थोड़े थोड़े स्टॉक्स खरीदने हैं, और जो भी स्टॉक्स आपके पास है अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स, उसके उसकी क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी है। उसका मतलब वही स्टॉक्स बार बार खरीदने हैं। और कब खरीदने हैं? बाय ऑन डिप्स। उसका मतलब ये होता है कि अगर इस महीने आपको एक्स वाई जी शेयर खरीदना है, तो इस महीने में एक्स वाई जी शेयर जब नीचे आता है, थोड़ा उसका प्राइस कम होता है, तभी आपको उसे खरीदना है। तो ये सजेशन है कि आपको सिप मेथड फॉलो करना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मेरा अगला रूल है फॉर गुड रिटर्न्स बिकम इन्वेस्टर नॉट अ ट्रेडर। उसका मतलब ये है, जो ट्रेडर है वो छोटी छोटी प्रॉफिट पे या छोटे छोटे लॉस पे बाहर निकल जाते हैं और छोटी छोटी प्रॉफिट पे ही खुश हो जाते हैं। इन्वेस्टर जो है वो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाता है, तो उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगला रूल ये है कि लिसन टू अदर्स बट डू योर ओन स्टडी बिफोर इन्वेस्टिंग। उसका मतलब ये है कि आपको टिप देने वाले, आपको बताने वाले, आपको सजेशन देने वाले काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे, या काफ़ी सारे वीडियोस आप देखोगे जिसमें आपको टिप्स देते रहते हैं लोग। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन के आपको इमीडिएटली पैसा लगाना है। आप अपनी खुद की स्टडी करना जरूरी है, आप खुद स्टडी कीजिए और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में आपको फंडामेंटल देखना तो आपको आना ही चाहिए, जो आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में मदद करता है। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक सिलेक्ट करके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में वीडियोस बनाई है, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेगी। उसका आप ज़रूर लाभ उठाइए।
वो सारे वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल में आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 3 टाइप के कंपनियां होती हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप शेयर्स में थोड़ी कम रिस्क होती है। लार्ज कैप के शेयर्स थोड़े कम वोलेटाइल होते हैं। तो जिसका मार्केट कैप 20 करोड़ से ज़्यादा है वो कंपनियां लार्ज कैप मानी जाती है। मिड कैप के शेयर्स थोड़े लार्ज कैप से थोड़े ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। जिसका मार्केट कैप 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक होता है वो कंपनियां मिड कैप मानी जाती है। और स्मॉल कैप के शेयर्स मिड कैप से ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जिसमें ज़्यादा रिस्क होती है। वो शेयर्स का मार्केट कैप 5 करोड़ से कम होता है। तो मार्केट कैप क्या होता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर एबीसी कंपनी है जिसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है और उस शेयर्स का प्राइस अगर 20 है, तो 20 इंटू 20,000 इक्वल टू 4 लाख, तो उसका मार्केट कैप हो गया 4 लाख। तो दोस्तों, लार्ज कैप थोड़े कम रिस्की होते हैं, मिड कैप लार्ज कैप से थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं और स्मॉल कैप मिड कैप से भी रिस्की होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में आपने सीखा कि डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है, उस अकाउंट को कैसे यूज़ किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है और कुछ रूल्स जो मैं खुद के लिए बनाए हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। आप जितनी कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे उतना बेहतर होता है। तो आपको जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न्स मिलते हैं वो आपको आपकी लाइफ की सेकंड इनिंग में हेल्प करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।